नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और मुद्दे में दम है में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज का मुद्दा है विधायकों पर सरकार मेहरबान। दरअसल सरकार अब विधायकों के होम लोन और वाहनों की सब्सिडी के लिए लिमिट्स एक्सटेंड कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में विधायकों को इसकी आवश्यकता है, या आमजन पर जो टैक्स बढ़ रहा है उससे आमजनों की परेशानी इससे बढ़ने वाली है। इसी पर करते हैं बात अपने मेहमानों के साथ। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले हम उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विनय सक्सेना जी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक। साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव खंडेलवाल जी, जो राजनीतिक समीक्षक हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शंकर लाल तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और सीनियर लीडर। आप तीनों का जो है हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं विनय सक्सेना जी की तरफ। विनय जी, ये जो आर्थिक गणित है पूरा, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितना पहले तो विधायकों को जो सुख सुविधाएं मिलती है, आपने भी जो है कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाओं का अनुभव किया है, तो आपको लगता है कि कितना आवश्यक वित्तीय स्थिति के हिसाब से इन सुविधाओं की आवश्यकता है कि सब्सिडी चाहिए और सब्सिडी के लिए होम लोन की लिमिट इंक्रीज कर दीजिए। आपको लगता है वास्तव में मध्य प्रदेश के विधायकों को इन सब चीजों की आवश्यकता है? विनय जी, देखिए, जो माननीय कमलनाथ जी के 15 महीने की और बाद में जो बाकी कुछ साल 3.5 साल की शिवराज सिंह जी की सरकार के समय, जिस कार्यकाल में मैं भी 2023 तक एमएलए था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और दोनों सरकारों में ना मकानों का लोन मिला ना कार का लोन मिला। और मध्य प्रदेश की जो आर्थिक हालात खस्ता थे, और इस बात को उस समय के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे टंडन साहब, अपने मलैया साहब, जयंत मलैया जी, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था कि हमने तो खोखली सरकार छोड़ी हुई है। लेकिन माननीय कमलनाथ जी के समय बहुत से नए नए प्रयोग किए गए और धीरे धीरे सरकार को पटरी में लाए। उसके बाद फिर सरकार की वही हालत हो गई। और पूरे 5 साल पिछले कार्यकाल में हालात ये थे कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों में तो अरबों रुपए खर्च हो गए। अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे, विधायकों का वेतन तो कुछ नहीं होता, जिससे ज़्यादा बर्बादी मकानों को बनाने में, दोबारा बनाने में और रेनोवेशन में होती। और आपको याद होगा कि विधानसभा में मैंने माननीय शिवराज सिंह जी के उस बंगले का भी उल्लेख किया था, प्रश्न पूछा था, जिसका जवाब माननीय हमारे जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे भार्गव साहब नहीं दे पाए थे। उन्होंने कहा था ये मेरे विभाग को जानकारी तक नहीं है। उनके ठीक बाजू का जो नंद कुमार चौहान साहब का बंगला था, उसमें करीब 20 करोड़ रुपए की खर्च हो रहे थे, जबकि उनका वर्तमान जो बंगला है जिस पे अभी वो रह रहे हैं, वो बंगले में वैसे भी करोड़ों रुपए पहले खर्च हो चुके हैं। तो 74 बंगलों में एक बंगला ही गायब हो रहा था और उस पर बड़ी चर्चा हुई और जवाब देने से सरकार बचती रही। मेरा ये मानना है कि सरकार वास्तव में जो हालात उनके हैं, 5,500 से ऊपर लाख करोड़ का कर्जा होने के बाद, हमारे हर 1 महीने 2 महीने में 5,000 करोड़ का लोन लेने के बावजूद, और प्रदेश की संपत्तियां लगातार बेच रहे हैं। दोनों चीज हो रही है, एक तरफ ऋण ले रहे हैं और दूसरी तरफ संपत्तियां बेच रहे हैं। और उसके बाद ये सुख सुविधाओं की बात कर रहे हैं। सुख सुविधा मिलने का अधिकार विधायकों का है, वो भी मेहनत करते हैं। एक किसी बड़े अधिकारी से ज्यादा उनकी वर्किंग होती है। जिस तरह से पुलिस है, पत्रकार हैं, 24 घंटे, कोई भी मिनट घंटे में उनके लिए नहीं कह सकते वो कि हम आपकी सेवा में उपलब्ध नहीं। लेकिन वर्तमान सरकार के जो हालात है, ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधि जो है वो हमेशा जनता की भला सोचता है। ऐसे में क्या सरकार सोच के ये बढ़ा रही है, मेरी समझ से परे है। और वर्तमान में तो कई हमारे विधायकों ने तो मना कर दिया था। माननीय कमलनाथ जी के समय मैंने देखा कईयों ने बहुत सी सुविधाएं लेने से मना कर दिया था। तो मेरा मानना है कि पहले मध्य प्रदेश सरकार को बताना चाहिए कि उसके वास्तविक हालात जो है, जो जनता को जो सुविधाएं देने के वादे किए गए वो नहीं पूरे हो पा रहे। ऐसे में आखिर वो किस आधार पे इतने सब राशि का देने की बात कर रही है, या सिर्फ वादे हैं जैसा इन सरकारों की आदत है? एक बार सिर्फ अब बोलना हम है। शंकर लाल तिवारी जी की तरफ भी चलते हैं। काफी हद तक के हमने हमेशा उनके पक्ष को देखा है, बड़े निष्पक्षता से उन्होंने बातों को रखा है, माना है, चाहे वो सदन की बात रही हो या सदन के बाहर। सर, सबसे पहले बहुत आपका एक स्ट्रांग कमेंट हम चाहते हैं कि क्या वास्तव में इन सुविधाओं की जरूरत विधायकों को है, उस मध्य प्रदेश की जो हर तिमाही में 4,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले रहा है? शंकर लाल तिवारी जी, मैं ये पूछना चाहता था, विनय जी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। विषय आपने जो बोला है वो बोला है विधायकों के ऊपर सरकार मेहरबान है।
और वो बता रहे हैं सरकार कर्जा ले रही है हर महीने। कमलनाथ जी जितने दिन मुख्यमंत्री रहे, ऐसा एक महीना भी बता दे अगर कोई कि कमलनाथ जी ने कर्जा नहीं लिया हो। इसे कुछ है और हमें सरकार की सिर्फ आलोचना करनी, इसलिए हम कुछ भी कहेंगे। मुझे याद नहीं आ रहा कि कमलनाथ जी ने कभी कर्जा नहीं लिया। कमलनाथ जी ने हर महीने कर्जे लिए, और कर्जा लेना एक अलग विषय है। हमको जितना हक है हम कर्जा ले सकते हैं अपनी जीडीपी के अनुसार, और इस नाते इस विषय को यहाँ घुसेड़ करके और सरकार की व्यर्थ में आलोचना करने का कोई मतलब। रही सुविधा की बात, तो शायद आपने ये कहा है, मैं जितना समझ पाया हूँ, कि हाउस लोन और कार लोन ये विधायकों को पहले से मिल रहा था। 2003 में सरकार आई, मैं 3 बार कंटिन्यू विधायक रहा, 2003 से 8 और फिर 13 फिर 18। उस समय जब हम लोग विधायकों के पहली बार में 3 में गया, तो आप मान लीजिए कि ये नियम पहले से बना था कि यदि विधायक होम लोन लेता है तो उसमें जो ब्याज है, जब तक वो विधायक 5 साल रहेगा, 5 साल तक ब्याज का अंश जो है कुछ देगी सरकार, और कुछ जो है तो विधायक को लगेगा। 4% शायद विधायक को लगता था, और ये सारे विधायकों को मिलता था, इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं थी। और बीच में मैं जब विधायक नहीं रहा, उस पीरियड में कोरोना काल में क्या हुआ और कमलनाथ जी के कार्यकाल में मुझे जानकारी नहीं है। पर ये कहना कि कोई नई सुविधा विधायकों को दी जा रही है, मैं सोचता हूँ इस जल्दबाजी में। सर मैं थोड़ा सा सुधार करके बता दूं, थोड़ा सा अंतर है सर। सुविधा पुरानी है, व्यवस्थाएं नई बना दी गई है, राशि बढ़ा दी गई है। 50 लाख तक का लोन कर दिया गया है 25 लाख की बजाय घर के लिए। ऐसे ही वाहनों के लिए जो है वो लोन 25 लाख कर दिया गया है। अगर हम ये देखें 15 लाख से 30 लाख कर दिया गया, 25 लाख से 50 लाख कर दिया गया। और वाहन का लोन सर 30 लाख के वाहन की आवश्यकता और उसके ऊपर सब्सिडी। अगर आप 30 लाख का वाहन खरीद सकते हैं तो फिर इसके लिए सब्सिडी की जरूरत आपको महसूस होती है शंकर लाल जी? आप मेरी बात तो सुन रहे हैं, आपने ठीक मेरे को किया, आपने ठीक कहा है। आप एक बात बता दीजिए कि 2003 में और 2008 में, 2013 में या 18 में जो दर से मकानों की, क्या आज वही है? पहले हमको जो मकान हम लोगों ने लिए थे, उस समय मकान की कीमत थी 25 लाख, 30 लाख, 28 लाख, और आज मकानों की कीमत उन्हीं मकानों की, उतनी वर्ग फुट के मकानों की, उसी मकान की कीमत है आज 50 लाख। तो अगर विधायकों में आप ये मत सोचिए कि सब विधायक रहे। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के भी तमाम विधायक कार्यकर्ता जीत करके जाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती, और उनको मकान या उनको गाड़ी लेने की सुविधा जो मिली थी, इस भाव से मिली थी कि सभी विधायक काम जनता का ठीक से कर सके। अपने घर में बहुत विधायकों के बैठाने की जगह नहीं रहती कि अगर 10 लोग 25 लोग आकर के अपनी समस्याएं बता रहे हैं। तो ये आपने अच्छा स्वीकार कर लिया कि ये पुराना नियम था, इसमें अमाउंट बढ़ाया, तो इतना विषय है। अगर अमाउंट बढ़ाया तो आप ये भी देखिए ना कि पिछले 20 सालों के अंदर मकान का चाहे भाव हो चाहे कार का भाव हो, दोनों में कहीं न कहीं अंतर आया है, बढ़ोतरी हुई है। इस हिसाब से उन्होंने पहले 25 तक बढ़ा दिया उसको, तो मैं नहीं सोचता हूँ। सर इसके साथ साथ जो है हमारे प्रदेश पे कर्जा भी बढ़ रहा है और आम जन पे टैक्स भी बढ़ रहा है, और जो विधायकों की बाकी की जो आमदनी है वो भी 1 लाख रुपए प्रति माह से ऊपर हो गई है। राजीव खंडेलवाल जी के पास चलते हैं, क्योंकि आप राजनीतिक समीक्षक तो हैं ही। टैक्स पे ऐसी पकड़ है राजीव जी की कि पूरा प्रदेश उनको एक दूसरे रूप में भी जानता है। राजीव खंडेलवाल जी, हम ये समझना चाहेंगे, जो आपके पास तो तमाम लोगों के जो है, आपके कई लोगों के तो जो पूरा की पूरा हिसाब किताब आप देखते हो, ये क्या वास्तव में विधायकों को इस तरह की सब्सिडी की आवश्यकता है? राजीव जी। अनुराग भाई आपको नमस्कार, दादा आपको प्रणाम करता हूं, और सक्सेना जी आपको नमस्कार करता हूं। अनुराग भाई, जब भी विधायक की बात हो या संसद के भत्ते और वेतन की बात हो, तो हमारे देश की राजनीति में एक बड़ा स्ट्रांग जो परसेप्शन और नरेशन वो यह है कि ये लोग जो जनता के लिए चुने गए हैं वो
आपस में बैठकर पक्ष हो चाहे विपक्ष दोनों मिलकर सर्वसम्मति से अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। लेकिन जहां तक सरकारी कर्मचारियों की बात होती है या जनता की पर कैपिटा इनकम की बात होती है, वहां पे सरकारें फेल हो जाती है। ये एक बड़ा परसेप्शन है। लेकिन अनुराग जी, मैं आपको आंकड़े के आधार पर बताना चाहूंगा, इस बार जो सरकार ने 9 साल बाद 2016 के बाद ये बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है, ये आंकड़े जो हैं ये इस परसेप्शन को पूरी तरह से झुठलाते हैं। इन 9 सालों में जो सरकार ने प्रस्ताव प्रस्तावित किया है 9 साल 2016 के बाद, वो वृद्धि जो वेतन में हो रही है 40% और भत्तों में हो रही है 30%। अब उसकी तुलना में यदि हम सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो वो 55% से लेकर 55% की वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में हुई पिछले 9 सालों की बात कर रहा हूँ। अब यदि हम आम जनता की पर कैपिटल इनकम की बात करें तो वो उसमें 100% की वृद्धि हुई है। तो इसलिए ये कहना कि सब नेताओं की अपनी वृद्धि कर रहे हैं, ये परसेप्शन कम से कम इस वृद्धि में तो लागू नहीं होता। मैं पिछली बात नहीं कर रहा हूं, इस वृद्धि में लागू नहीं होता है, एक बात। अब बात दूसरी, आवश्यकता है कि नहीं, निश्चित रूप से यदि हम पर कैपिटल इनकम हमारे प्रदेश की जनता की देखें, वो उसमें आज भी हमारे देश मध्य प्रदेश की जब तुलना करते हैं तो देश की औसत जो पर कैपिटल इनकम उससे काफी कम है। दूसरी बात, यदि हम पर कैपिटल इनकम की तुलना यदि हम माननीयों से करें तो वो भी बहुत कम है। तो उसका डिफरेंस जो है निश्चित रूप से वो बहुत ज्यादा है और इसलिए उस डिफरेंस को कम करने की आवश्यकता है। आपने एक तरफ पर कैपिटल इनकम बढ़ाने का प्रयास किया, यदि अगर 50% बढ़ा रहे हैं यहाँ पे 40%, तो 100% बढ़े पिछले 9 सालों में। लेकिन इसको भी और आम जनता के नजर से हम देखेंगे, जहां आज गरीब महंगाई बहुत ज्यादा है और आम जनता त्रस्त है, तो उस दृष्टि से यदि यह वृद्धि नहीं भी बढ़ाई जाती तो मैं सोचता हूँ कि जनहित के काम होता। लेकिन यदि बढ़ाई गई है जा रही है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कांग्रेस प्रवक्ता में जानना चाहूंगा, एक मिनट राजीव जी, बस एक छोटी सी बात कहूंगा मैं। पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति की कितनी है और एक विधायक की पर जो इनकम है पर एमएलए इनकम, बस ये बता दीजिए। फिर दोगुने में कितना पड़ा आम आदमी का वो और जो इनका 20% बढ़ा वो, उसका अंतर देख लेते हैं। 71,594 रुपए 2016 में थी, जो बढ़ के 1,43,000 रुपए हो गई है एनुअम, प्रतिवर्ष, एनुअल। जी हाँ, ठीक है। एक विधायक को प्रति माह 1,27,000 भत्तन और वेतन के रूप में मिलता है प्रति माह। मैंने कहा ना आपसे, अगर उसका 20% आप देखेंगे और इसका पर एनुअल इनकम का अगर आप देखेंगे तो वो जो 11% का आपने अंतर बताया इनकम का ओवरऑल का, आप देखेंगे कि लाखों रुपए का अंतर विधायक और आम आदमी की इनकम में हो रहा है। फिर कैसे हम इस बात को लॉजिकल मान लें राजीव जी? आज भी मैं इस बात सहमत हूं कि आज भी आम जनता की जो पर कैपिटल इनकम है वो इनकम आज भी माननीयों से बहुत कम है, वो इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस डिफरेंस को कहीं अल्टीमेटली महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई सब पे लागू होती है, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन निश्चित रूप से जब ये माननीय वर्ग जो है वो सक्षम वर्ग है और यदि आज बढ़ोतरी नहीं भी की जाती है तो मैं नहीं समझता कि उनके जो ऑफिशियल काम हैं उसमें उनको रुकावट किसी भी तरह की आने की संभावना है। इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता निश्चित रूप से है। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से जानना जरूर चाहूंगा, जो यहाँ भी विरोध कर रहे हैं, क्या वे विधानसभा में इसका विरोध करेंगे या उसको ये इस बात को स्पष्ट करें तब वो अपनी बात कहें। अन्यथा हमने देखा है कि सिर्फ डिबेटों में बहस होती है लेकिन विधानसभा में सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित होता है, ये हमने देखा है। अनुराग, यही तो महत्वपूर्ण बात है, जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तब किसी को जनहित याद नहीं आता। विनय जी, कमलनाथ सरकार के समय आप लोगों ने एक निर्णय लिया, आप लोगों ने जो शासकीय कर्मचारी हैं नवनियुक्त, उनको एक फॉर्मेट में ला दिया कि पहले साल उनको 70% मिलेगा, दूसरे साल 80% मिलेगा, तीसरे साल 90% मिलेगा। मेहनत आप उनसे उतनी ही करवा रहे थे, वहां पे वेतन की कटौती जायज मानी जाएगी और यहां पर जो है विधायकों को सब्सिडी दी जाएगी। इतनी आर्थिक स्थिति खराब, अच्छा वो मोहन सरकार भी लागू नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं कि मोहन सरकार वो फैसला ले लेती, वो बेचारे कर्मचारी जो नए आए हैं वैसे ही उनको व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, दूर जगह जाके वो अपनी ज्वाइनिंग करते हैं, परिवार को ले जाते हैं, वहां पे आप उनको पैसा काट के दे रहे हैं और यहां पर विधायकों को सब्सिडी दे रहे हैं। कितना जायज है ये? देखिए राज जी, दोनों बातें हैं।
एक तो आदरणीय शंकर लाल जी कह रहे थे कि भेदभाव नहीं होता है। वर्तमान में जो सरकार में है भेदभाव कांग्रेस भाजपा में दिख रहा है। 15-15 करोड़ की राशि भाजपा के विधायकों के लिए निश्चित कर दी गई है, जबकि लोकतंत्र में तो विधायक सब एक बराबर है। विकास काम दोनों जगह होने चाहिए। विकास के काम हर विधानसभा में जरूरत है, जैसे पानी की जरूरत है, मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, विकास की जरूरत है, सब जगह से। तो ये तो बिल्कुल ना कहे भाजपा के नेता कि साहब एक बराबर सबके साथ व्यवहार हो रहा है या अंतर नहीं है कोई भी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे खर्चे बढ़ते हैं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, उस आधार पे बिल्कुल सही है कि राशियां बढ़ना चाहिए। परंतु मेरा आज भी सिर्फ पुनः मेरा ये कहना है, क्या मध्य प्रदेश के हालात कैसे हैं? क्या मध्य प्रदेश के हालात जब बहुत बुरे हों और माननीय कमलनाथ जी के समय जैसा शंकर लाल जी कह रहे थे कि कभी भी 1500 से ऊपर का लोन नहीं लिया गया, और अभी वर्तमान सरकार हर महीने 5000 करोड़ का लोन ले रही, ये बहुत बड़ा अंतर है। और आप देखिए हर जगह विज्ञापन पे के नाम पे रोज 50 लाख रुपए खर्चे होते हैं। छोटे छोटे कार्यक्रम होते होते पूरे के पूरे अखबारों के पन्ने भर देते। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं मितव्ययता करनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि एक तरफ आप सरकार लोन ले रही है, दूसरी तरफ सरकार की जो संपत्तियां हैं, आप देखिए हर दिन विज्ञापन आ रहे हैं। रीआइडेंटिफिकेशन के नाम पे, प्रॉपर्टी बेचने के नाम से विभाग बना दिया। मैंने उस समय विधानसभा में ये बात कही थी, जिसको सभी लोगों ने सराहा था कि आप एक तरफ संपत्ति बेच रहे हो जिसके आधार पे आप कल को लोन ले सकते हो, लेकिन वो भी बेच रहे हो, साथ में ऋण भी ले रहे हो। ये बहुत खराब हालत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार की जो हालत है वो बहुत बद से बदतर है। और वाहवाही कितनी भी आप लूट लें, घोषणाएं आप कितनी भी कर लें, बड़ी बड़ी बातें कर लें, कितने भी ढोल पीट लें, वर्तमान सरकार की हालात बुरे हैं, जिसके सुधार के लिए सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। चाहे वो विधायक हो, जनप्रतिनिधि कोई और हो, पत्रकार हो, चाहे हमारा सामान्य नागरिक हो। अगर हम लोग सब मिलके खर्चों पे कटौती नहीं करेंगे तो आने वाला समय प्रदेश के लिए खराब होगा, विकास पे उसका असर पड़ेगा। ऋण पे ऋण आप लेते जाएंगे तो उसका ब्याज भी भरना पड़ेगा। जहां तक बात है खंडेलवाल साहब, आपने भी कहा जीडीपी का जो आधार है और लोन लेने का आधार है। अभी आप मध्य प्रदेश के आंकड़े देख लीजिए, हर बार जो है लोन लेने के लिए कुछ ना कुछ आंकड़े गलत पेश किए जा रहे हैं। और अगर इस पे श्वेत पत्र जारी हो जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि मध्य प्रदेश सरकार पिछले कुछ सालों से अपने आंकड़े बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है। अगर आंकड़े बढ़ा के जब आप पेश करते हो, बजट बड़े बड़े पेश करते हो, तो उतना डेवलपमेंट का काम उस साल में होकर नहीं पाता। आप देखिए आधी राशियां जो है वो खर्च नहीं हो पाती विकास के नाम पे। इसका मतलब है कि आंकड़ों में और वास्तविकता में बहुत अंतर मध्य प्रदेश सरकार में चल रहा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर में ये सब जवाब आ चुके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं जनता को ध्यान में रखते हुए एक बार पुनः निर्णय लेना चाहिए कि हमारे जो खर्चे उस पर कटौतियां होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल, वापस एक बार शंकर लाल तिवारी जी के पास जाऊंगा और मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। शंकर लाल जी, मैं किसी भी पॉलिटिकल, बिल्कुल आपने कहा इस पे पॉलिटिकल कमेंट्स की बात नहीं है या आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति, सरकारें कोई भी रही हो, इस तरह की है और विधायकों को जो जितना भी जिस भी तरह से तमाम सुविधाओं मिलती है, जो भी वेतन मिलता है, जो भी भत्ते, उसके बाद क्या आपको वास्तव में लगता है कि उनको भत्तों की आवश्यकता है? मैंने आपको पहले बताया कि कहीं कोई सुविधा पिछले 10 वर्षों में विधायकों की नहीं बढ़ी। 1,10,000 रुपए वेतन मिलता था, वो आज उससे मिल रहा भत्ते मिलाकर 1,10,000। अभी 1,27,000 की बात आई थी, हो सकता है वो सही हो, पर मेरी जानकारी में 1,10,000 मिलता है। और दूसरी बात रही सब्सिडी की, बहस हो रही सब्सिडी पर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और हमारे मित्र कह रहे हैं कि वो 15 करोड़ रुपए विधायकों को दे दिया। अरे क्यों भ्रम फैल रहा हूँ मुफ्त में? तो आम जनता के सामने जो बात अपन करें वो वास्तविकता से करें। और रही सब्सिडी की बात, तो सब्सिडी पहले भी मिलती थी, कांग्रेस के सरकार के समय में सब्सिडी मिलती थी। ये सच है कि कार का जैसा कि पहले अमाउंट था उसको थोड़ी बढ़ा दिया, होम लोन का अमाउंट थोड़ी बढ़ा दिया, और ये ब्याज में देना है और कोई छूट नहीं देना, बाकी उसके वेतन बिल्कुल जनता जी। बस एक लास्ट कमेंट के लिए राजीव खंडेलवाल जी के पास चलते हैं। सर, पूरे आर्थिक समीकरण, आप तो खुद कर सलाहकार हैं, आप आर्थिक समीक्षक हैं, आप ईमानदारी से बस एक कमेंट हम आपसे चाहेंगे आखिरी में, राजीव जी, क्योंकि ना तो आप भाजपा की बात करेंगे ना कांग्रेस की, क्या वास्तव में विधायकों को इसकी आवश्यकता लगती है कहीं से भी उनकी स्थितियां देख के? फाइनल कमेंट राजीव जी। देखिए अनुराग जी, तकनीकी रूप से जो है प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कर्जा लिया यार लगभग 5 लाख करोड़ का कर्जा हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन
इस आर्थिक खराब स्थिति के बावजूद ये सरकार का दायित्व होता है कि वो प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। और जब आप नागरिक की बात करते हैं तो माननीय भी एक नागरिक की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसकी दी जाएगी? वो जब हमारे पास संसाधन अधिक होंगे तब वो जो माननीय है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके पहले जो प्रायोरिटी है जनता है, आपके एम्प्लॉई है, और थर्ड प्रायोरिटी जो आती है वो माननीय की आती है। ये सरकार को देखने की आवश्यकता है। ये अनुराग बिल्कुल, तो बहुत स्पष्ट है। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन जब पानी इतना छलक रहा है कि डूबने की स्थिति में प्रदेश है कर्ज से, वहां पर इन बूंद बूंदों का महत्व है। हमारा कहीं ना कहीं कोई भी निशाने पर नहीं है, ना कोई विधायक ना कोई जनप्रतिनिधि। सवाल इस बात का उठता है कि फ्रीबीज वो किसी को भी मिल रहे हो और किसी भी तरह से मिल रहे हैं, क्या वो वाकई में उपयोगी है? क्या इस तरह की सब्सिडी जरूरी है? अगर नहीं तो फिर क्यों, भले ही वो माननीय क्यों ना हो। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े इस पूरे डिबेट के लिए, हम उनका एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े थे शंकर लाल तिवारी जी, आपका धन्यवाद। हमारे साथ राजीव खंडेलवाल जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और विनय सक्सेना जी, आपका धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।